नमस्कार दोस्तों, मैं बद्रीलाल जाट जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में बात की थी मेवाड़ के इतिहास के बारे में, सामान्य जानकारी पढ़ी और उसके बाद में हमने कुछ एक राजाओं के बारे में भी हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत है राजस्थान की और मेवाड़ पर विश्व के सबसे प्राचीनतम राजवंश गुहिलों ने शासन किया था। गुहिल जो वंश है अपने आप को हिंदुआ सूरज कहते थे और सूर्यवंशी मानते हैं। और हमने देखा था कि मेवाड़ राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है और मेवाड़ में राजस्थान के 4 जिले आते हैं। उसमें कुछ क्षेत्र भीलवाड़ा का आता है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद को सम्मिलित किया जाता है। फिर हमने ये देखा था कि मेवाड़ राज्य का जो झंडा है वो मेवाड़ राज्य के उस झंडे में ऊपर सूर्य की आकृति है, नीचे एक पट्टी लगी हुई है जिसपे जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार वाक्य लिखा हुआ है। इसके एक तरफ वीर योद्धा है और एक तरफ क्षत्रिय योद्धा है। इसके बाद में हमने ये बात की थी कि मेवाड़ के जो राजवंश है, जो अपना गुहिल राजवंश है, इस गुहिल राजवंश की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। बहुत से विद्वान अलग अलग वंश से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अबुल फजल की, तो अबुल फजल मेवाड़ के गुहिल वंश को ईरान के नूसैर व आदिल की संतान मानते हैं, जबकि कर्नल जेम्स टॉड जो अपने राजस्थान इतिहास लेखन के पितामह कहलाते हैं, कर्नल जेम्स टॉड जैन ग्रंथों के आधार पर मेवाड़ के गुहिल वंश को गुजरात के शिलादित्य का वंशज मानते हैं। इसके बाद में हमने आगे ये बात की थी कि मेवाड़ के जो गुहिल वंश है इनके कुल देवता एकलिंग जी, जिनका मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में बना हुआ है, इनके आराध्य देवता गढ़बोर के 4 भुजा जी हैं। इनकी कुल देवी बाण माता है जिनका मंदिर चित्तौड़गढ़ और एक केलवाड़ा राजसमंद बना हुआ है, और इनकी आराध्य देवी 4 भुजा माता है और 4 भुजा माता का मंदिर हल्दी घाटी राजसमंद में बना हुआ है। इसके बाद आगे हमने ये बात की थी कि मेवाड़ के जो शासक है वो अपने आप को क्या कहते हैं, सूर्यवंशी कहते हैं। तो इसके बारे में ये मत देते हैं कि सूर्यवंश के संस्थापक एक विवस्वान नाम के शासक थे। उन्हीं के वंश में एक दशरथ नाम के प्रतापी शासक होते हैं। दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम होते हैं और भगवान राम के 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम लव और एक का नाम कुश होता है। कुश की 108वीं पीढ़ी में विजयगुप्त नाम का शासक होता है। वो विजयगुप्त नाम का शासक क्या करता है कि विवस्वान से लेकर विजयगुप्त तक ये सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या होती है, और वो विजयगुप्त सूर्यवंश की राजधानी किसे बना देता है, वल्लभी को बना देता है। और वल्लभी कहाँ पे है, गुजरात में है। उसी विजयगुप्त के 6ठी पीढ़ी में एक शिलादित्य नाम का शासक होता है और उस शिलादित्य की शादी होती है आबू की परमार राजकुमारी पुष्पावती के साथ में। फिर हमने आगे ये देखा था कि शिलादित्य और पुष्पावती के कोई भी संतान नहीं होती है, तो पुष्पावती पुत्र की मनोकामना के लिए आबू की अंबा माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए आती है। जब वो आबू होती है उस समय पीछे वल्लभी पर अरबों का आक्रमण होता है और उस आक्रमण में शिलादित्य मारा जाता है। जब शिलादित्य की मृत्यु का समाचार पुष्पावती को लगता है तो पुष्पावती सती होना चाहती है, लेकिन उसको जब ये पता चलता है कि वो गर्भवती है तो वो सती नहीं होती है और वो वहां से चली जाती है कहां पे, वीरनगर। और वो वीरनगर में ही एक पुत्र को जन्म देती है और वो पुत्र को जन्म देने के बाद उस पुत्र को वीरनगर की कमलावती नाम की ब्राह्मणी को सौंप देती है और उस कमलावती को सौंप के पुष्पावती क्या हो जाती है, सती हो जाती है। फिर ऐसा कहा जाता है कि कमलावती ने उस पुत्र को गुफा में पाला या फिर पुष्पावती ने उसको गुफा में जन्म दिया, इसलिए उस पुत्र का नाम क्या रखा गया, गुहिल रखा गया। और वही गुहिल भीलों की सहायता से 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना करता है। वो भीलों से ये कहता है कि हम एक नवीन राजवंश की स्थापना करते हैं, तुम मेरा साथ दो। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मेरे राज्य में तुम्हें बहुत अच्छे से रखा जाएगा तथा तुमसे कभी भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से उसने भीलों की सहायता से मेवाड़ में क्या कर दी, गुहिल वंश की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार से देखो यहाँ से अपना ये प्रश्न बनता है कि गुहिल के पिता का क्या नाम था, तो गुहिल के पिता का नाम शिलादित्य था। उसके बाद आगे ये प्रश्न बनता है गुहिल की माता का क्या नाम था, तो गुहिल की माता का नाम पुष्पावती था। गुहिल का पालन पोषण किसने किया, तो गुहिल का पालन पोषण कमलावती नाम की ब्राह्मणी ने किया।
फिर गुहिल कहां से सेना लेके आया? तो गुहिल वीरनगर से सेना लेके आया था। तो इस प्रकार से गुहिल को गुहिल वंश का संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष माना जाता है। गुहिल के बाद में शासक बनते एक राजा भोज। राजा भोज के बाद में शासक बनते राजा नागा या नागादित्य। नागादित्य के बाद में शासक बनते महेंद्रपष्ट। महेंद्रपष्ट के बाद में शासक बनते अपराजित। अपराजित के बाद में शासक बनते शिलादित्य और शिलादित्य के बाद में शासक बनते महेंद्र सेकंड। अब ये महेंद्र सेकंड के काल में क्या होता है कि महेंद्र सेकंड भीलों पर अत्याचार शुरू कर देता है और भीलों से टैक्स लेता है। तो इस बात से भील महेंद्र सेकंड से नाराज हो जाते हैं और इसी कारण से भील क्या कर देते हैं? महेंद्र सेकंड की हत्या कर देते हैं। अब महेंद्र सेकंड का एक 3 वर्ष का बच्चा होता है, वो बच्चा भीलों से बच के कहाँ चला जाता है? हारित ऋषि के पास में चला जाता है और उसी बच्चे का नाम क्या होता है? काल भोज होता है या फिर उसका बप्पा रावल भी मिलता है। देखो काल भोज या बप्पा रावल, बहुत से विद्वान कहते हैं काल भोज उपाधि है, बहुत से विद्वान कहते हैं बप्पा रावल उपाधि है, ठीक है। बाकी ये माना जाता है कि उनका वास्तविक नाम काल भोज था और उनको बप्पा रावल की उपाधि हारित ऋषि ने दी थी। वो बच्चा हारित ऋषि की गाय चराता है और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही वो 734 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण करता है और मेवाड़ के अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित करके मेवाड़ को वापस से विजित कर लेता है और नागदा को मेवाड़ की नई राजधानी बनाता है। अब उसने जो कौन थे? कालभोज, और उसको बप्पा रावल की उपाधि किसने दी? हारित ऋषि ने उसको बप्पा रावल की उपाधि दी और कालभोज ने क्या किया? 734 ईस्वी में मेवाड़ को जीत लिया था। इसलिए कालभोज को मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? गुहिल या गुहादित्य। लेकिन अगर ये प्रश्न आ जाए कि मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल या कालभोज है। अब देखो होता क्या है, बप्पा रावल ने एक तो कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी जो कि मेवाड़ की क्या है? कुल देवता, और मेवाड़ के शासक अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं और अपना शासन कार्य एकलिंग जी के नाम से चलाते थे। एक इन्होंने नागदा में सास बहू के मंदिर का निर्माण करवाया जिसको शस्त्र बहू का मंदिर भी कहते हैं। एक इन्होंने सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए और उन सोने के सिक्कों पे सूर्य की आकृति थी जो कि मेवाड़ के गुहिल वंश के सूर्यवंशी होने का प्रमाण है। एक बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में ही होती है और नागदा में बप्पा रावल की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है और बप्पा रावल की मृत्यु 753 ईस्वी में होती है। बप्पा रावल के बाद में प्रतापी जो शासक आता है उनका नाम है अल्लट। अल्लट ने आलू रावल की उपाधि धारण की थी और अल्लट ने एक हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया जिसको राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। उसके बाद अल्लट ने जगत उदयपुर में अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया जिसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी बताया कि खजुराहो स्थान वास्तव में कहाँ है? एमपी में है और वहां पे बहुत सारी नग्न मूर्तियां हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान में भी सर्वाधिक नग्न मूर्तियों वाले मंदिर किराड़ू बाड़मेर में मिलते हैं, इसलिए किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और उसके बाद में नग्न मूर्तियां मिलती है बंडदेवरा बारा में, इसीलिए बंडदेवरा बारा को राजस्थान का मिनी खजुराहो या फिर हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। और मेवाड़ में सर्वाधिक नग्न मूर्तियां अपने जगत अंबिका माता के मंदिर में मिलती है, इसलिए जगत अंबिका माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। तो ये इतने शासकों की बात हमने अपने पिछले वीडियो में कर ली थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। अब हम अल्लट से आगे के जो भी रावल शासक और प्रतापी शासक बचे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो अल्लट के बाद में हम एक शासक की बात करेंगे, उनका नाम होता है रणसिंह। क्या नाम होता है? रणसिंह। देखो शासक तो बहुत से बने लेकिन हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी अपने मेवाड़ के जो प्रतापी शासक आएंगे ना, वो सारे प्रतापी शासक और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण शासक होंगे वो सिसोदिया शाखा में आएंगे। वैसे ये भी प्रतापी शासक है लेकिन हमारे परीक्षा की दृष्टि से इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। देखो रणसिंह के क्या होता है? 2 पुत्र होते हैं। रणसिंह के 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है श्याम सिंह। क्या नाम होता है? श्याम सिंह। और एक का नाम होता है राहब।
देखो मैं आपको यहाँ राहब की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस राहब ने सिसोदा गांव बसाया था। कौन सा गांव बसाया था? सिसोदा गांव बसाया था। इसी सिसोदा गांव का आगे सामंत होगा कौन? हमीर सिसोदिया। जो हमीर सिसोदिया चित्तौड़गढ़ में 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश की स्थापना करेगा। तो वो सिसोदा गांव किसने बसाया था? राहब ने बसाया था। और इस सेन सिंह की अगर हम बात करें तो सेन सिंह ने मेवाड़ में सर्वप्रथम रावल की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? रावल की उपाधि धारण की। तो मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने रावल की उपाधि धारण की तो वो कौन था? सेन सिंह। अब आपके माइंड में प्रश्न आ रहा था कि कालभोज ने भी तो बप्पा रावल की उपाधि धारण की। वो रावल की नहीं, बप्पा रावल की उपाधि कालभोज ने धारण की, जबकि रावल की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की? सेन सिंह ने धारण की। अब देखो आगे हम बात करते हैं। सेन सिंह के दो बेटे होते हैं। एक का नाम होता है सामंत सिंह। क्या नाम होता है? सामंत सिंह। और एक का नाम होता है कुमार सिंह। कुमार सिंह। अब देखो होता क्या है, सेन सिंह के बाद में शासक बनता है सामंत सिंह। इस सामंत सिंह के टाइम पे क्या होता है? एक नाडोल का कीर्तिपाल चौहान होता है। कौन होता है? कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान। ये कीर्तिपाल चौहान नाडोल से, कहां से? नाडोल से क्या करता है? ये सामंत सिंह पर आक्रमण करता है। मतलब ये मेवाड़ पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण में जीत किसकी हो जाती है? कीर्तिपाल चौहान की। और हार हो जाता है सामंत सिंह, हार जाता है। तो फिर मेवाड़ में शासक कौन हो गया? कीर्तिपाल चौहान हो गया। तो जब कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ का शासक हो गया तो ये बात मेवाड़ के जो सरदार थे उनको अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कीर्तिपाल को शासक नहीं माना और वो किसके पास चले जाते हैं? कुमार सिंह के पास चले जाते हैं। और वो कुमार सिंह के नेतृत्व में एक सेना का गठन करते हैं और फिर वो कुमार सिंह के नेतृत्व में क्या करते हैं? कीर्तिपाल पर वापस आक्रमण करते हैं। कुमार सिंह के नेतृत्व में कीर्तिपाल पर आक्रमण किया जाता है और इस आक्रमण में जीत किसकी होती है? कुमार सिंह की जीत होती है। इस आक्रमण में कुमार सिंह जीत जाता है और हार बन जाता है, कीर्तिपाल चौहान हार जाता है। तो ये कीर्तिपाल यहाँ से भाग के चला जाता है। कहाँ पे? जालोर चला जाता है और जालोर में जाके चौहान वंश की क्या कर देता है? ये स्थापना कर देता है। तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल चौहान। जब हम जालोर के चौहान पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। तो उसके बाद में मेवाड़ का शासक कौन बन जाता है? कुमार सिंह बन जाता है। तो देखो हमने बात की थी कि शासक कौन बनता है? रण सिंह। रण सिंह के दो बेटे होते हैं, सेन सिंह और राहब। राहब ने सिसोदा गांव बसाया। सेन सिंह ने रावल की उपाधि धारण की। सेन सिंह के दो बेटे थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह के समय में कीर्तिपाल चौहान ने नाडोल से मेवाड़ पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में जीत किसकी होती है? कीर्तिपाल चौहान की जीत होती है। फिर वापस इस कीर्तिपाल चौहान पर कुमार सिंह के नेतृत्व में आक्रमण किया जाता है और फिर इसमें कीर्तिपाल चौहान की हार हो जाती है। तो कीर्तिपाल चौहान यहाँ से भाग के जालोर में चौहान वंश की स्थापना करता है और उसके बाद में शासक कौन बन जाता है? कुमार सिंह शासक बन जाता है। अब देखो कुमार सिंह के बाद में क्या होता है? कुमार सिंह के बाद में एक बहुत ही प्रतापी शासक मेवाड़ का क्या बनेगा? शासक बनेगा और वो है जैत्र सिंह। कुमार सिंह के बाद में शासक कौन बनता है? जैत्र सिंह। देखो अगर हम जैत्र सिंह के काल की बात करें तो जैत्र सिंह शासन करता है 1213 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक। जैत्र सिंह मेवाड़ में कब तक शासन करता है? 1213 ईस्वी से 1250 ईस्वी। जैत्र सिंह के काल को मेवाड़ के मध्यकालीन इतिहास का मध्यकालीन मेवाड़ इतिहास का मध्यकालीन जैत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से एक प्रश्न बनता है। एक देखो दूसरी बात हम करें कि जैत्र सिंह के काल में दिल्ली में किसका शासन था? तो आपको पता होगा कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब होती है? 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो इस मोहम्मद गोरी का एक गुलाम होता है। कौन होता है? गुलाम। और उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या करता है? 1206
1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में गुलाम वंश की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? गुलाम वंश की स्थापना करता है। और गुलाम वंश का दिल्ली सल्तनत पर शासन रहता है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। दिल्ली में किसका शासन रहता है? गुलाम वंश का शासन रहता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये शासन करेगा 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक कौन शासन करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में शासक बनता है इसका बेटा आराम शाह। कौन बनता है? आराम शाह। लेकिन ये आराम शाह ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता है। कुछ ही दिनों के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है और फिर शासक बनता है इल्तुतमिश। कौन बनता है? इल्तुतमिश। कौन शासक बनता है? इल्तुतमिश शासक बनता है। और इल्तुतमिश शासक बन जाता है कब? 1210 ईस्वी में। तो आप ये बताओ कि जत्र सिंह के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है? इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है। और ये इल्तुतमिश शासक रहेगा 1236 ईस्वी तक। कब रहेगा? 1236 ईस्वी तक। 1210 से 1236 ईस्वी तक कौन शासक रहेगा? इल्तुतमिश। ठीक है। अब क्या होता है? ये इल्तुतमिश आक्रमण करता है किस पे? मेवाड़ पे। इल्तुतमिश ने आक्रमण किया 1227 ईस्वी में। कहां पे आक्रमण किया इसने? मेवाड़ पर आक्रमण किया। और जत्र सिंह और इल्तुतमिश की सेना के मध्य में युद्ध होता है, भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? भूताला का युद्ध। तो इन दोनों के मध्य में भूताला का युद्ध होता है। और भूताला का युद्ध होता है अपने नागदा के पास में। भूताला का मैदान है, वहां पे युद्ध होता है। और इस युद्ध में जीत किसकी हो जाती है? जत्र सिंह की जीत हो जाती है। और इसमें कौन हार जाता है? इल्तुतमिश हार जाता है। इल्तुतमिश की क्या होती है? हार होती है। और इस भूताला के युद्ध की जानकारी मिलती है हमें कहां से? जय सिंह सूरी की पुस्तक। किसकी पुस्तक? जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन। पुस्तक का क्या नाम है? हमीर मद मर्दन। इस पुस्तक से हमें किसकी जानकारी मिलती है? भूताला के युद्ध की जानकारी मिलती है। देखो इस पुस्तक में बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण इसका वर्णन कर रखा है। इस पुस्तक में ये लिखा गया है जय सिंह सूरी के द्वारा कि 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश और जत्र सिंह के मध्य में भूताला का युद्ध होता है। होता ये है, देखो इसकी ये बात तो सही मिलती है कि 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध होता है, ये बात तो सही है। लेकिन ये जय सिंह सूरी ये लिखता है कि जब इल्तुतमिश मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आता है या फिर मेवाड़ पर आक्रमण करता है तो इस बात का पता चलता है गुजरात के शासक वीर धवल को। तो वीर धवल को जब ये पता चलता है कि इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया है और वो अगला आक्रमण गुजरात में कर सकता है, तो वो वहां से अपने एक आदमी को भेजता है, उसका नाम होता है कमल। उस कमल को वो मुस्लिम वेश में भेजता है यहाँ पे। और वो कमल मेवाड़ में आके ये कह देता है कि भागो भागो, गुजरात से वीर धवल सेना लेके आ रहा है। तो ये कमल जय सिंह सूरी ऐसा लिखता है कि जब उस आदमी ने ऐसा कहा तो मेवाड़ के लोगों में जोश आ गया और मेवाड़ के लोगों ने इल्तुतमिश की भागती हुई सेना का क्या किया? पीछा किया था। जो कि बात बहुत से इतिहासकार नहीं मानते हैं, क्योंकि जत्र सिंह अपने आप में एक बहुत ही प्रतापी शासक था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जत्र सिंह के काल में जत्र सिंह की जनता को उत्साह किसी और से मिलता हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है। तो इनकी ये यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया। तो हमें तो केवल यहाँ से ये पता रखना है कि हमें भूताला के युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है? भूताला के युद्ध की जानकारी हमें जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से मिलती है। और ये प्रश्न बना हुआ भी है, तो इसलिए हमें इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हुआ क्या? इस भूताला युद्ध के बाद जब इल्तुतमिश की सेना भाग रही थी तो भागती हुई इल्तुतमिश की सेना नागदा को नष्ट कर देती है। क्या कर देती है? नागदा को नष्ट कर देती है और इसको लूट लेती है। तो इस युद्ध के बाद में जत्र सिंह ने मेवाड़ की नई राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया। मेवाड़ की नई राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़। किसको बनाया? चित्तौड़गढ़ बनाया। चित्तौड़गढ़ को बनाया। इसलिए जत्र सिंह को चित्तौड़ का वास्तविक विजेता भी माना जाता है। चित्तौड़ का वास्तविक विजेता किसे माना जाता है? जत्र सिंह को माना जाता है, क्योंकि जत्र सिंह ने मेवाड़ की प्रथम बार राजधानी चित्तौड़ को बनाया था। इसलिए जत्र सिंह को मेवाड़ का वास्तविक विजेता माना जाता है। देखो हमने जत्र सिंह के बारे में यह बात की कि जो जत्र सिंह होता है वो मेवाड़ पर शासन करता है 1213 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक।
जयद्रथ सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। जयद्रथ सिंह के समय में भूताला का युद्ध होता है और उस भूताला के युद्ध में कौन आक्रमण करता है? इल्तुतमिश आक्रमण करता है। भूताला का युद्ध कब होता है? 1227 ईस्वी में होता है। भूताला के युद्ध की जानकारी में जय सिंह सूरी की पुस्तक अमीर मदमर्दन से मिलती है। भूताला के युद्ध में जीत किसकी होती है? जयद्रथ सिंह की जीत होती है। और भूताला के युद्ध के बाद में जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़गढ़ को अपनी नई राजधानी बनाया, इसीलिए जयद्रथ सिंह को चित्तौड़गढ़ का वास्तु विजेता कहा जाता है। और हमने ये देखा कि गुलाम वंश का संस्थापक, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश की स्थापना कब की जाती है? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। और उसके बाद में गुलाम वंश का शासक था कौन? इल्तुतमिश, जिसके और जयद्रथ सिंह के मध्य में भूताला का युद्ध होता है। देखो अब हम इसके बाद आगे का इतिहास देखते हैं। इसके बाद में आगे शासक बनेंगे तेज सिंह। कौन शासक बनेंगे? तेज सिंह। देखो तेज सिंह के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जो हम देखते हैं क्या है। देखो जयद्रथ सिंह के बाद में शासक बनेगा तेज सिंह, और तेज सिंह मेवाड़ में शासन करेगा 1250 ईस्वी से लेके 1273 ईस्वी तक। कौन शासन करेगा? तेज सिंह। तेज सिंह के बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये मिलती है कि तेज सिंह ने एक उपाधि धारण की थी और उस उपाधि का नाम है उमापति वारलब्ध। उमापति वारलब्ध की उपाधि धारण करता है कौन? तेज सिंह। देखो बहुत बड़ी उपाधि, अगर 2-3 बार इसको बोलेंगे ना उमापति वारलब्ध तो याद हो जाएगा। तो तेज सिंह ने कौन सी उपाधि धारण की? उमापति वारलब्ध की उपाधि धारण की। एक तेज सिंह के काल में एक और बात है महत्वपूर्ण, वो ये है कि इनके काल में राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया। तो राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ भी किसके समय लिखा गया? वो लिखा गया तेज सिंह के समय। और वो प्रथम जो चित्रित ग्रंथ है उसका नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। छोटे ही ना नाम तो। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जो तेज सिंह के उनके काल में राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया और उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब ये भी आपको इनकी उपाधि भी पढ़ी है और इनके ग्रंथ का नाम भी पढ़ा है, तो इसको भी 2-3 बार बोलना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, याद हो जाएगा ऐसे। और इसके लेखक थे कौन थे? इसके लेखक है कमल चंद्र। क्या नाम है उनका? कमल चंद्र के द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी क्या लिखा गया? ग्रंथ लिखा गया, जो कि राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था जेतलदे। क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम? जेतलदे। और इनकी पत्नी जेतलदे ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जेतलदे ने। तो हमारे यहाँ से यह प्रश्न बन सकता है कि श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके काल में किया गया? तो तेज सिंह के काल में किया गया। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो तेज सिंह की पत्नी जेतलदे ने करवाया। देखो ये थे शासक कौन? तेज सिंह। तेज सिंह के बारे में हमने ये बात की है कि तेज सिंह एक उपाधि धारण करता है, उसका नाम है उमापति वारलब्ध। क्या नाम है उस उपाधि का? उमापति वारलब्ध। तेज सिंह के काल में राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया और उस चित्रित ग्रंथ का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और इसके लेखक है कमल चंद्र। एक तेज सिंह की पत्नी जेतलदे ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखो तेज सिंह के बाद में कौन शासक बनते? तो तेज सिंह के बाद में अपने शासक बनेंगे समर सिंह। कौन शासक बनेंगे? समर सिंह। देखो समर सिंह शासक बनते हैं कब? 1273 ईस्वी में और ये शासक रहेंगे 1302 ईस्वी तक। अब देखो होता क्या है, समर सिंह के काल में वापस हम दिल्ली की बात करते हैं। इनके समकालीन दिल्ली शासक कौन थे? अगर हम दिल्ली की बात करें तो अभी मैंने आगे बताया था कि दिल्ली में गुलाम वंश का शासन रहता है 1206
90 ईस्वी में, 90 ईस्वी तक, ठीक है। 1290 ईस्वी में फिर दिल्ली में आ जाता है खिलजी वंश। कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। खिलजी वंश आता है 1290 ईस्वी और 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, 1320 ईस्वी तक मेवाड़ अपने दिल्ली में किसका शासन रहता है? खिलजी वंश का। खिलजी वंश का संस्थापक है जेके मतलब जलालुद्दीन खिलजी। कौन होता है? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जलालुद्दीन खिलजी, जेके। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में दिल्ली में खिलजी वंश की क्या की? स्थापना की। इसी जलालुद्दीन खिलजी का एक होता है भतीजा। कौन होता है? भतीजा। एक भतीजा होता है और उसका नाम होता है एके, मतलब अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम होता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का क्या होता है? दामाद भी होता है। इससे इनकी लड़की की शादी भी करवा रखी होती है। इनका दामाद एवं भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी। अब ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? 1296 ईस्वी में, कब? 1296 ईस्वी में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और हत्या करके स्वयं क्या बन जाता है? दिल्ली का बादशाह बन जाता है। कौन बन गया दिल्ली का बादशाह? अलाउद्दीन खिलजी। कब बन गया? 1296 ईस्वी में। अब देखो होता क्या, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही साम्राज्यवादी नीति का था, बहुत ही इसकी विस्तारवादी नीति थी। और उसी विस्तारवादी नीति के तहत ये अलाउद्दीन खिलजी 1299 ईस्वी में, कब? 1299 ईस्वी में आक्रमण करता है किस पे? गुजरात पर। किस पे आक्रमण करता है? 1299 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है। और ये आक्रमण करने के लिए अपने दो सेनापति भेजता है। एक का नाम होता है उल्लू खां। क्या नाम होता है? उल्लू खां। और एक का नाम होता है नुसरत खां। क्या नाम होता है? नुसरत खां। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपने दो सेनापति उल्लू खां और नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो ये उल्लू खां और नुसरत खां जब गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं तो ये मेवाड़ में होके निकलते हैं, मेवाड़ के क्षेत्र से होके ये जाते हैं। जब ये मेवाड़ के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो इसकी जानकारी मिलती है समर सिंह का एक मंत्री होता है और उस मंत्री का नाम है निम्बा। क्या नाम है उसका? निम्बा। जब इस निम्बा को ये पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना अपने राज्य में होके जा रही है तो ये निम्बा जाता है समर सिंह के पास में और समर सिंह को जाके कहता है कि हमें अलाउद्दीन की सेना से क्या लेना चाहिए? टैक्स लेना चाहिए। तो इस निम्बा के कहने पे समर सिंह अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या करता है? टैक्स वसूल करता है, कर वसूल करता है। देखो ये बात मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो समर सिंह ने टैक्स लिया, इसी टैक्स लेने के कारण आगे 1303 में अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। ये जो उल्लू खां और नुसरत खां उस समय मेवाड़ से टैक्स लेके निकल जाते हैं और गुजरात में जाके गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटते हैं। और जब ये वापस लौटते हैं उस समय मेवाड़ के रास्ते नहीं लौटते हैं बल्कि ये लौटते हैं कब? कहाँ? जालोर होके निकलते हैं। और उस समय जालोर का प्रतापी शासक होता है कानड़देव चौहान। तो ये कानड़देव चौहान को जब ये पता चलता है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना आ रही है वो गुजरात से सोमनाथ मंदिर को और वहां से लूटपाट मचा के आ रही है तो कानड़देव चौहान क्या करता है? इन पे आक्रमण कर देता है उल्लू खां और नुसरत खां पे और उनके माल को वापस से लूट लेता है। तो इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी जालोर से भी नाराज हो जाता है और इधर मेवाड़ से भी नाराज हो जाता है। तो इसलिए 1303 में किस पे आक्रमण करता है? चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। एक चित्तौड़ पे आक्रमण करने का एक अलग कारण वो पद्मिनी का भी होगा और एक जालोर पे जो आक्रमण करता है उसमें भी एक विरम का और कारण मिलता है। और एक कारण ये भी है कि कानड़देव ने उसकी लौटती हुई सेना पे आक्रमण किया था। तो वो सारी बात हम जालोर के इतिहास पढ़ेंगे, उसमें बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अपने समर सिंह की। तो समर सिंह के काल में समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या लिया था? टैक्स लिया था, कर लिया था। अब समर सिंह के बाद में आगे अपने जो शासक बनेंगे वो शासक बनेंगे कौन? रावल रतन सिंह। देखो रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं कब? 1302 ईस्वी में। कब बनते हैं शासक? 1302 ईस्वी में। देखो अब शासक कौन बने? रावल रतन सिंह, जो कि रावल शाखा के अंतिम शासक है रतन सिंह। और रतन सिंह शासक बनते हैं कब? 1302 ईस्वी में और शासक रहेंगे कब तक? 1303 ईस्वी में। देखो अब रतन सिंह के काल में अगर हम इधर बात करें, एक राज्य है सिंहल द्वीप। क्या नाम उसका? सिंहल द्वीप। और सिंहल द्वीप के शासक थे गांधर्व सेन। क्या नाम था उनका? गांधर्व सेन सिंहल द्वीप के शासक होते हैं। इन्हें गांधर्व सेन की एक
पुत्री होती है और उस पुत्री का नाम होता है पद्मिनी। क्या नाम होता है? पद्मिनी, जो कि कहा जाता है कि बहुत ही सुंदर थी, ठीक है। और इसी पद्मिनी के पास में एक तोता होता है, इसका नाम होता है हीरामन तोता। क्या नाम होता है? हीरामन तोता। ये हीरामन तोते की विशेषता ये थी कि ये मनुष्यों की हुबहू नकल कर लेता है, मतलब बोल लेता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये हीरामन तोता आता है किसके पास? चित्तौड़ में रावल रतन सिंह के पास में आता है और रावल रतन सिंह के सामने क्या करता है? पद्मिनी की सुंदरता का बखान करता है। तो फिर इसकी सुंदरता का बखान सुन के रावल रतन सिंह सिंहदीप चला जाता है और सिंहदीप की राजकुमारी पद्मिनी को विवाह करके कहां पे ले आता है? मेवाड़ में ले आता है। अब देखो आगे होता है क्या? इस रावल रतन सिंह के दरबार में एक मंत्री होता है और उस मंत्री का नाम होता है राघव चेतन। क्या नाम होता है? राघव चेतन, जो कि जादू टोने करने में बहुत ही फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है, जादू टोने करता है ये। जब ये राघव चेतन पद्मिनी को देखता है तो ये उसकी सुंदरता को देख के मंत्रमुग्ध हो जाता है, ठीक है। तो एक बार रावल रतन सिंह ने देखा कि ये जो राघव चेतन है ना, वो पद्मिनी पे जादू टोने करने का प्रयास कर रहा है और इस बात का पता किसको लग जाता है? रावल रतन सिंह को लग जाता है। तो रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को बुलाया और कहा कि भाई ये क्या कर रहा है, तू मेरी रानी पे जादू टोने कैसे कर रहा है? तो इस प्रकार से उनको गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तू यहाँ से भाग जा, मेवाड़ से चला जा, नहीं तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से राघव चेतन को रावल रतन सिंह क्या कर देते हैं? मेवाड़ से निष्कासित कर देते हैं। और ये राघव चेतन मेवाड़ से निष्कासित होने के बाद में चला जाता है कहाँ पे? दिल्ली। कहाँ चला जाता है? ये दिल्ली चला जाता है। और दिल्ली के उस समय शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन, क्योंकि ये जो राघव चेतन उस समय जाता है, उस समय रावल रतन सिंह को धमकी देके जाता है कि मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा, तू मुझे राज्य से निकाल रहा है, मेरा जो अपमान कर रहा है उसके लिए। और ये रावल रतन सिंह का सर्वनाश करने के लिए किसके पास चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाके अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मिनी की सुंदरता का बखान करता है और पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन करके ये अलाउद्दीन खिलजी को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए दो कारण मिल गए। पहला कारण तो जो समर सिंह के द्वारा टैक्स लेना और दूसरा कारण पद्मिनी को प्राप्त करना। तो इन दोनों कारणों के स्वरूप वो क्या करता है? अपनी एक बहुत ही बड़ी फौज मेवाड़ के लिए भेजता है या मेवाड़ अभियान पर भेजता है। तो इस प्रकार से अब देखो हम आगे देखते हैं किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण करता है। अभी तक हमने बात की रावल रतन सिंह 1302 में शासक बनता है, 1303 तक मेवाड़ का शासक रहता है। सिंहदीप का राजा होता है गंधर्व सेन की पुत्री होती है पद्मिनी के पास में तोता होता है, हीरामन नाम का तोता होता है। वो हीरामन नाम का तोता रावल रतन सिंह के सामने आके पद्मिनी की सुंदरता का बखान करता है। पद्मिनी की सुंदरता का बखान सुन के रावल रतन सिंह सिंहदीप चले जाते हैं और पद्मिनी से विवाह करके उसको मेवाड़ में ले आते हैं। इसका एक मंत्री होता है राघव चेतन और ये मंत्री जो राघव चेतन होता है ये पद्मिनी पे जादू टोने करने का प्रयास करता है। इस कारण रावल रतन सिंह राघव चेतन को मेवाड़ से निष्कासित कर देते हैं और निष्कासित होकर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में चला जाता है। अब देखो आगे क्या होता है। अब रावल रतन सिंह मेवाड़ का शासक है। रावल रतन सिंह और इधर दिल्ली से कौन आएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ये आक्रमण करेगा किस पे? रावल रतन सिंह पर। क्या करेगा? ये आक्रमण करेगा। आक्रमण करने के दो कारण हो गए, एक तो समर सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स लेना, दूसरा पद्मिनी को प्राप्त करना। और ये सारी बातें किसके अनुसार है? पद्मावत के अनुसार है, जिसको विद्वान सही नहीं मानते क्योंकि पद्मावत लगभग 1500 के आसपास लिखी गई थी और ये सारी बातें किसकी है? कब की है? 1303 की है। तो इसमें बहुत ज्यादा उन्होंने अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कर रखा है, तो इसलिए बहुत से विद्वान इसको पद्मावत को सही भी नहीं मानते हैं। अब देखो ये क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है रावल रतन सिंह पर। रावल रतन सिंह के दो सेनापति होते हैं, एक का नाम तो होता है गोरा और एक का नाम होता है बादल, जो कहा जाता है कि पद्मिनी के भाई और भतीजे थे। एक भाई था और एक कौन था? भतीजे थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे घेरा डालता है। क्या करता है? घेरा डालता है और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आता है ये 28 जनवरी
घेरा डाल देता है। लगभग कहा जाता है कि 8 महीने तक यहाँ पे क्या रहता है, 7-8 महीने तक घेरा रहता है। और फिर 26 अगस्त 1303 को क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह की सेना के मध्य में भयंकर युद्ध होता है। और रावल रतन सिंह के नेतृत्व में गोरा बादल और राजपूत होते हैं, वो क्या करते हैं, केसरिया करते हैं और राजपूत स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जौहर का वर्ण धारण करते हैं। और जौहर किया जाता है किसके नेतृत्व में, पद्मिनी के नेतृत्व में क्या किया जाता है, जौहर। और आपको पता है अगर केसरिया प्लस जौहर हो जाता है, केसरिया किसके नेतृत्व में किया गया, रतन सिंह के नेतृत्व में। यहाँ पे क्या किया गया, केसरिया किया गया और जौहर किया गया पद्मिनी के नेतृत्व में किया गया। कहा जाता है कि लगभग 1600 महिलाओं ने पद्मिनी के साथ में जौहर किया था और केसरिया प्लस जौहर क्या हो गया, ये शाखा। तो ये है अपना मेवाड़ का प्रथम शाखा। और मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था, 1303 ईस्वी में। कब, 26 अगस्त 1303 को किसने आक्रमण किया था, रावल रतन सिंह ने आक्रमण किया था। तो इस प्रकार से रावल रतन सिंह गोरा बादल रणभूमि में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं और पद्मिनी अन्य रानियों और महिलाओं के साथ में क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लेता है। अब देखो इस आक्रमण में जीत किसकी होती है, अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी जीतने के बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी सौंपता है। कौन जीत गया, अब शासक कौन बन गया यहाँ का, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ का शासक बन गया। कुछ दिन रहता है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रशासक नियुक्त करता है। क्या करता है, प्रशासक नियुक्त करता है अपने बेटे खिज्र खान को। किसको करता है, खिज्र खान को। और चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज करके नाम क्या रख देता है, खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रख देता है, जीतने के बाद में खिजराबाद रख देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ का नाम क्या कर देता है, खिजराबाद कर देता है। और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ का प्रशासक नियुक्त करता है खिज्र खान को। ये खिज्र खान कुछ समय चित्तौड़ में रहता है। उसके बाद में ये क्या करता है, एक शासक होता है झालोर का और उसका नाम होता है मालदेव सोनगढ़ा, जिसको मुछाला मालदेव, क्योंकि इसके बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी इसलिए इसको मुछाला मालदेव भी कहा जाता है। देखो आपने अगर पहले राजस्थान का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें झालोर का जो इतिहास पढ़ते हैं उस समय झालोर का शाखा होता है 1311 ईस्वी में। उसमें कानड़देव चौहान और विरमदेव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। और ये जो मालदेव सोनगढ़ वो कानड़देव चौहान के भाई होता है, लेकिन ये उसमें बच जाता है। उसके बाद में उस शाखा के बाद में ये मालदेव सोनगढ़ अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। और अधीनता स्वीकार कर लेने के कारण अलाउद्दीन खिलजी झालोर का दुर्ग वापस मालदेव सोनगढ़ को सौंप देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में उस समय मालदेव सोनगढ़ झालोर दुर्ग का भी प्रशासक था। अब खिज्र खान ने क्या किया, इस मालदेव सोनगढ़ को चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप दी। जिम्मेदारी किसको सौंप दी, मालदेव सोनगढ़ को, जो इतिहास में मुछाला मालदेव के नाम से, क्योंकि इसकी बड़ी बड़ी मूछें थी इसलिए इसको मुछाला मालदेव कहते हैं। मुछाला मालदेव को जिम्मेदारी दे दी। अब इसी मुछाला मालदेव के बाद में जिम्मेदारी आती है किसके पास, इसी मुछाला मालदेव का बेटा होता है, उसका नाम होता है बनवीर सोनगढ़। क्या नाम होता है, बनवीर सोनगढ़। इसका भी इतिहास में अलग अलग नाम मिलते हैं, वो से जय सिंह भी कहते हैं, बनवीर सोनगढ़ भी कहते हैं। तो अलग अलग इतिहासकारों में इनमें मतभेद है। तो मालदेव के बाद में किसके पास में आती है, बनवीर सोनगढ़ के पास में क्या आती है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी आती है। अब देखो होता है क्या आगे, ये होता है, मैंने आपको आगे बताया था कि एक सरदार था रण सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम था सैन सिंह और एक का नाम था राहब। और राहब ने क्या बसाया था, सिसोदा गांव बसाया था। राहब ने क्या बसाया था, सिसोदा बसाया। तो उस सिसोदा और जो सिसोदिया के जो भी सरदार थे, वो सिसोदा के जो भी सरदार थे वो सारे आगे से आगे क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। अब इस सिसोदा का सरदार था उस समय था वो लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था उसका, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, इसी लक्ष्मण सिंह का बेटा था। लक्ष्मण सिंह का पुत्र था कौन, अरि सिंह। क्या नाम था उसका, अरि सिंह। और अरि सिंह का पुत्र था हमीर सिंह, हमीर सिसोदिया। क्या नाम था उसका, हमीर सिसोदिया। अरि सिंह के पुत्र का क्या नाम था, हमीर सिसोदिया। अब देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इधर चित्तौड़गढ़ पे कौन है प्रशासक, बनवीर सोनगढ़। इधर जो सिसोदा
सिसोदा गांव था उसका सामंत था लक्ष्मण सिंह का बेटा था अरी सिंह जो कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रतन सिंह के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया था। रतन सिंह के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ रहा था अरी सिंह और ये 1303 मेवाड़ के प्रथम साके में मारा जाता है। तो लक्ष्मण सिंह का पोता होता है कौन? हमीर सिसोदिया। ये हमीर सिसोदिया 1326 ईस्वी में कब 1326 ईस्वी में आक्रमण करता है किस पे? बनगिरी सोनगढ़ पे। क्या करता है? ये आक्रमण करता है 1326 ईस्वी में और 1326 ईस्वी में ये क्या कर लेता है? चित्तौड़गढ़ को वापस जीत लेता है और इस प्रकार से हमीर सिसोदिया 1326 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में सिसोदिया वंश की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। तो रावल शाखा का अंत हो जाता है रावल रतन सिंह के साथ ही रावल शाखा का अंत हो गया और इसके बाद में अब मेवाड़ में 1326 से कौन सी शाखा स्थापित होगी? सिसोदिया शाखा, जो कि इन्हीं का एक भाग थी। मैंने आपको बताया रण सिंह के दो बेटे के बाद में जो अलग होते हैं। देखो आज के वीडियो में हमने बात की थी रण सिंह से, हमने हमारी बात स्टार्ट की थी कि रण सिंह के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है सेन सिंह और एक का नाम होता है राहब। सेन सिंह ने रावल की उपाधि धारण की थी और राहब ने सिसोदा गांव बसाया। रण सिंह के बाद में शासक सेन सिंह बनता है। सेन सिंह के दो बेटे होते हैं, एक का नाम होता है सामंत सिंह और एक का नाम होता है कुमार सिंह। सामंत सिंह पर नाडोल से कीर्तिपाल चौहान आक्रमण करता है और उसमें सामंत सिंह की हार होती है और मेवाड़ में अधिकार किसका हो जाता है? कीर्तिपाल चौहान का हो जाता है। लेकिन फिर जो सरदार होते हैं वो कुमार सिंह के नेतृत्व में कीर्तिपाल पर आक्रमण करते हैं और कीर्तिपाल में क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो कीर्तिपाल यहाँ से भाग करके जालौर में चौहान वंश की स्थापना करता है और उसके बाद शासक कौन बन जाता है? अपने कुमार सिंह मेवाड़ का शासक बन जाता है। फिर हमने बात की थी कि कुमार सिंह के बाद में मेवाड़ का शासक बनता है रावल जत्र सिंह। कौन शासक बनता है? रावल जत्र सिंह। रावल जत्र सिंह 1213 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक मेवाड़ का शासक रहता है और जत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। जत्र सिंह के काल में बुताला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में और बुताला के युद्ध की जानकारी हमें जय सिंह सूरी की पुस्तक हमीर मदमर्दन से मिलती है। उसके बाद में हमने आगे बात की थी कि जत्र सिंह के बाद में शासक बनता है तेज सिंह। तेज सिंह मेवाड़ पर शासन करता है 1250 ईस्वी से लेकर 1250 ईस्वी से 1273 ईस्वी तक। तेज सिंह ने एक उपाधि धारण की थी, उसका नाम था उमापति रावलब्ध। उमापति रावलब्ध की उपाधि कौन धारण करता है? तेज सिंह धारण करता है। उसके बाद तेज सिंह के काल में ही एक मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ लिखा गया। उस प्रथम चित्रित ग्रंथ का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और उसका लेखक था कौन? कमलचंद। उस ग्रंथ का लेखक कौन था? कमलचंद। एक हमने आगे ये बात की थी कि तेज सिंह की पत्नी होती है जेतलदे और जेतलदे ने चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में हमने आगे बात की थी किसकी? समर सिंह की। समर सिंह शासक बनता है मेवाड़ का 1273 ईस्वी में और 1273 ईस्वी से समर सिंह 1202 ईस्वी तक मेवाड़ का शासक रहता है। समर सिंह के समय में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां और खुसरुद खां गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना लेकर जाते हैं। तो समर सिंह के मंत्री निम्बा ने समर सिंह को यह कहा कि हम अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या लेते हैं? टैक्स लेते हैं। तो 1299 ईस्वी में निम्बा के कहने पर समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स लिया और जो कि आगे अलाउद्दीन खिलजी जब 1303 में मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं तो उसका एक प्रमुख कारण था। उसके बाद में आगे हमने ये देखा कि शासक बनते हैं कौन? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह ने सिंहलदीप की राजकुमारी और गांधारसेन की पुत्री पद्मिनी के साथ में विवाह किया था। पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन कौन करता है? हीरामन नाम का तोता करता है और इधर जो और वो मतलब उसकी सुंदरता का वर्णन करता है। उसके बाद रावल रतन सिंह कहाँ चला जाता है? सिंहलदीप जाता है और सिंहलदीप से रानी पद्मिनी से विवाह करके उसको क्या कर लेता है? मेवाड़ में ले आता है। यहाँ पे एक तांत्रिक होता है राघव चेतन और वो राघव चेतन क्या करता है? पद्मिनी पे जादू करने का प्रयास करता है। इस बात का पता जब रावल रतन सिंह को चलता है तो रावल रतन सिंह राघव चेतन को मेवाड़ से निष्कासित कर देते हैं और यही राघव चेतन वापस किसके पास चला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाकर ये पद्मिनी की सुंदरता का बखान करता है और अलाउद्दीन खिलजी को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए उद्धृत कर देता है। मतलब कि उसको कहता है कि तुम मेवाड़ पे आक्रमण करो जिससे कि रानी पद्मिनी तुम्हारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल के बैठ जाता है। लगभग 6-7 महीने तक वो इस पे घेरा डाले रहता है। उसके बाद में 26 अगस्त 1303
रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में युद्ध होता है। इस युद्ध में बड़ी वीरता के साथ युद्ध करते हुए गोरा और बादल शहीद होते हैं और इसमें केसरिया होता है रावल रतन सिंह के नेतृत्व में और पद्मिनी के नेतृत्व में। राजपूत स्त्रियां क्या करती है, जोहर करती है और जोहर प्लस केसरिया क्या कहलाता है, साका कहलाता है। इस प्रकार से ये मेवाड़ का अपना क्या हो जाता है, प्रथम साका हो जाता है। बाकी राजस्थान का प्रथम साका रणथंभौर में जो साका हुआ था उसको माना जाता है। इसके बाद में हमने बात किया था कि अलाउद्दीन खिलजी जीतने के बाद में चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज करके खिजराबाद रख देता है और ये चित्तौड़गढ़ का प्रशासक अपने पुत्र खिजर खान को बनाता है। ये खिजर खान इसकी कुछ दिनों बाद में जिम्मेदारी जालौर के प्रशासक मुछाला महादेव सोनगरा को सौंप देता है। उस सोनगरा के बाद में जिम्मेदारी बनवीर सोनगरा के पास में आती है। फिर इधर सिसोदा का जो सामंत होता है वो होता है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह का बेटा होता है हरि सिंह और हरि सिंह का बेटा होता है हमीर सिसोदिया। ये हमीर सिसोदिया 1326 ईस्वी में बनवीर सोनगरा पे आक्रमण करता है और आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ में 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। तो हम सिसोदिया वंश के बारे में और आगे जो सिसोदिया के जो भी प्रतापी शासक है उनके बारे में बात अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे प्रयास अच्छा लग रहा होगा और मैं जो आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मैं जो बता रहा हूं उसमें अगर किसी में कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको उस डाउट को अगले वीडियो में दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। रोशन कोने मोटो हो जो रे